आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसको लेकर के भारत में चर्चाएं काफी तेज हैं। और इस प्रोग्राम की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रीज्वाइन करने का समर्थन कर रहे हैं। ये प्रोग्राम है SU-57 फलन का, जिसको हम जो FGFA है उसके नाम से भी भारत में जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे FGFA का इतिहास क्या है, भारत क्यों वापस हुआ, क्या भारत सच में कभी इस प्रोग्राम से बाहर नहीं आया, जो आज तक रिपोर्ट हमारे सामने आई क्या उसमें कुछ गड़बड़ थी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, SU-57 वो प्रोग्राम है जिसको लेकर के एक समय भारत और रूस दोनों काफी उत्साहित थे। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2007 में ऑफिशियली भारत और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहां पर साथ में मिलकर के संयुक्त रूप से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करने की बात की गई थी। और ये FGFA प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण था और उस समय इसकी चर्चाएं भी काफ़ी हुई थी। भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की तरफ से सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने साथ में मिलकर के SU-57 फैलन का एक इम्प्रूव वेरिएंट विकसित करने की बात कही थी, जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाया जाता। न सिर्फ उसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाता, बल्कि खुद रूस भी बड़ी संख्या में उसको ऑपरेट करने वाला था। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना आसान लगता था उतना था नहीं, और बीतते समय के साथ इसमें जो चैलेंजेस हैं वो लगातार बढ़ते गए। और ऑफिशियली वर्ष 2018 में तकरीबन ये $8.63 बिलियन की जो डील थी उसे ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा होल्ड कर दिया गया। और इस बात की जानकारी रशियन काउंटर पार्ट को भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पहुंचाई गई कि अभी भारत इस प्रोग्राम से फिलहाल तो खुद को अलग कर रहा है, लेकिन भारत ने ये कहा था कि अभी रूस इस बड़े प्रोग्राम को लेकर के खुद आगे बढ़े, आगे चल के भारत इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है, या तो फिर भारत आगे चल के रशियन एयरफोर्स में जब ये एयरक्राफ्ट एंटर होंगे तो जो फुली डेवलप्ड फाइटर जेट है उनको खरीदेगा। यानी रिपोर्ट ये दावा करती है कि भारत ने ऑफिशियली खुद को बाहर नहीं किया था, बल्कि भारत ने कहा था कि अब भारत इस प्रोग्राम में सहयोग करने में असमर्थ है, इसलिए रूस खुद अकेला इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। आगे जब ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा या रशियन एयरफोर्स के सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद भारत या तो इसे भारत में बनाने के लिए कंसीडर करेगा, या फिर जो फुली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है ये भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे। उस समय इसे T-50 या पाकफा के नाम से जाना जाता था, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर होने वाला था, और भारत में जो पुराने सुखोईज हैं उनको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी इसके कंधे पर होती। लेकिन कहा जाता है कि इसकी कॉस्ट और जो टेक्निकल इश्यूज थे उसने इस पूरे के पूरे डील को वहाँ रोकने में एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अगर स्पुतनिक न्यूज़ की बात माने तो वहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि इस समय SU-57 फैलन की जो कैपेबिलिटीज़ में बड़ा इंक्रीज हुआ है, उसने फिर से भारतीय वायुसेना को मजबूर किया है कि इसके ऊपर वो ध्यान दे। रूस इस मामले को लेकर के कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा एक जो पेटेंट है वो पब्लिश किया गया था, जहां पर मल्टी फंक्शनल 2-सीट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात करी गई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि 5th जनरेशन SU-57 का एक ट्विन सीट वेरिएंट था। अब एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये जो ट्विन सीट वेरिएंट है ये भारत को ध्यान में रख करके विकसित किया गया है, क्योंकि जब भी SU-57 फलन का नाम लिया जाता है तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। SU-57 निसंदेह एक काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है, और कोल्ड वॉर एरा के बाद रूस के द्वारा बनाया गया ये एक नया एयरक्राफ्ट है, और इसमें अभी भी जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। अभी खुद रशियन एयरफोर्स ने इसको बड़ी संख्या में इंडक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर हम रूस की बात करें तो उनका यह कहना है कि ये कॉम्बैट टेस्टेड है, इसको उन्होंने यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया है, और दावा तो ये भी किया जाता है कि इसका इस्तेमाल उन्होंने सीरिया में भी किया था। और ये सारी चीज़ें उसको काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती हैं, क्योंकि रूस का ये दावा है कि ये अपने कैटेगरी का सबसे ज़्यादा मनूवरेबल और सबसे ज़्यादा जो एजिलिटी वाला एयरक्राफ्ट है वो यही है। ड्यूरेशन टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो रूस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अभी भी ये उम्मीद जताई है कि भारत इस प्रोग्राम में उनकी सहायता कर सकता है, लेकिन जो हिस्टोरिक टाइज अभी तक मॉस्को के साथ रही हैं उसमें हम कोई संदेह भी नहीं करते। पर सबसे बड़ी दिक्कत इस समय होगी पेमेंट की, अगर भारत फिर से प्रोग्राम को ज्वाइन करता है, क्योंकि रूस पे जो प्रतिबंध लगे हैं उसमें डॉलर्स में पेमेंट हो नहीं सकती, और रुपए में जो पेमेंट है उसको लेकर के बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत शायद इन्वेस्ट कर भी सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम समझ में आते हैं। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारी हैं, यहाँ पर दो पक्ष है।
एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है और दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी का ये कहना है कि Su-57 अभी भी अपने डेवलपमेंट स्टेजेस में है और इसको पूरी तरीके से एक मैच्योर फाइटर एयरक्राफ्ट होने में एक लंबा समय लगने वाला है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि भले ही ये Su-57 और Su-75 चेकमेट को एक प्रबल दावेदार बनाते हों, लेकिन खुद अभी ये रशियन एयरफोर्स में बड़ी संख्या में इंडक्ट नहीं हो पाया है। इसमें लगातार जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर की, तो उन्होंने इसको लेकर के अपना जो बयान दिया है यूरेशियन टाइम को, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत खुद FGFA प्रोग्राम का एक हिस्सा था और भारत इसमें इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से परिचित है और जो वर्क शेयर लेवल है उससे भी भारत परिचित है। और ये सारी चीज़ें भारत के फेवर में जा नहीं रही हैं, क्योंकि Su-57 जो प्रोग्राम है ये काफ़ी स्लोली चल रहा है और अभी भी बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाना बाकी है। चोपड़ा सर ने ये भी कहा है कि इस समय ये जो एयरक्राफ्ट है ये कोई नॉर्मल समस्या से नहीं जूझ रहा है, बल्कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको रूस को अभी दूर करना होगा। और इसीलिए अभी फ़िलहाल भारत के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक आदर्श ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। वहीं भारतीय वायुसेना के एक और पूर्व पायलट ने इसका समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि Su-57 की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो लगातार इन्हेंस हो रही हैं और सेकंड कॉकपिट के एडिशन होने के बाद भारत की जो ज़रूरतें हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से पूरा कर लेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी Su-57 फैलन को भारत को टेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही भारत को कोई निर्णय लेना चाहिए। अब अगर हम रियलिटी की बात करें तो भारतीय वायुसेना इस समय तो नहीं लगता कि Su-57 फैलन पे किसी प्रकार से अपना इंटरेस्ट दिखाने वाली है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि Su-57 फैलन एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है। और अगर हम इसके फायर पावर पर नज़र डालें तो ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड और जो नेवल स्ट्राइक मिशंस हैं उनको इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है और उसका श्रेय जाता है इसके एडवांस सेंसर्स, एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम को। जी हाँ, Su-57 में रूस ने अब तक की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल करी हैं, जिससे कि इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि Su-57 में बड़े पैमाने पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है इनका इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि जो पायलट है उनका काम काफ़ी आसान बन जाता है। हथियारों की बात करें तो Su-57 एयर टू एयर स्ट्राइक मिशन में BVR मिसाइल और विद इन विजुअल रेंज मिसाइल जो है उनको कैरी करने में सक्षम है, जिसमें से K-77M जो कि एक एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल है उसको ये कैरी करता है। इसके अलावा इसमें अपग्रेडेड R-77 का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी कई मिसाइल्स हैं जो इसके लिए विकसित की जा रही हैं। जब वो बन जाएंगी तो उनका इस्तेमाल Su-57 फैलन में किया जाएगा। तो यहाँ से इसकी कैपेबिलिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये एयरक्राफ्ट खुद तो स्ट्राइक मिशन में जा ही सकता है, बल्कि इसके अलावा ये खुद का एक लॉयल विंग मैन जिसका नाम S-70 ओकोनिक है उसको भी ये कैरी करने में या उसको भी ऑपरेट करने में सक्षम है। यानी कि अगर एनिमी के एयर स्पेस में एंटर करना हुआ तो पहले इसका जो विंग मैन है वो जाएगा, वो वहाँ पर जाकर के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा और उसके बाद Su-57 के लिए इंटर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इन सारी कैपेबिलिटीज़ के बाद भी अभी भी Su-57 का ऑफिशियली किसी एक्सपोर्ट कस्टमर को प्राप्त कर पाना थोड़ा मुश्किल दिखता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के चांसेस ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार के प्रतिबंध लगे हैं रूस के ऊपर, जिस प्रकार की दिक्कतों से रूस जूझ रहा है, भारत का समर्थन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।